हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे अगस्त महीने के वीक 2 के करंट अफेयर्स। ये हमारे वीकली करंट अफेयर्स के सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 8 से लेकर 14 अगस्त 2020 के वो सभी करंट अफेयर्स फुल डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक राष्ट्रीय घटनाक्रम से। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है, भारत ने मालदीव के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया। देखा जाए तो इसमें 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार किया गया है लाइन ऑफ क्रेडिट में, और ये दिया गया है मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी लिमिटेड में मत्स्य पालन सुविधा और उसके विस्तार के लिए। देखा जाए तो इसमें मालदीव को जो मछलियों को संग्रहित करने और उसके भंडारण की सुविधा और टूना मछली पकाने तथा मछली के चारे की तैयारी के लिए संयंत्र की स्थापना में इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। और देखा जाए तो भारत के द्वारा जो एग्जिम बैंक है उसके माध्यम से 800 मिलियन डॉलर का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसका ये एक हिस्सा है, और इसको 20 वर्ष में इसे पुनर्भुगतान करना है, और इसमें 5 वर्ष का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया है। और इसके साथ देखा जाए तो इसका जो ब्याज दर है वो 1.75% है। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की गई है। एक्चुअली ये चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर से लेकर आपको जो भी 7 द्वीप है, जो इंपॉर्टेंट 7 द्वीप है इसके अंडमान निकोबार के, वहाँ ये केबल बिछाया गया है और ये समुद्र के नीचे बैठाया गया है। ये लगभग 2300 किलोमीटर केबल बिठाया गया है, और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिससे आपको डाटा ट्रांसफ़र नेटवर्क की अच्छी सुविधा मिल सकती है, और जिसकी लागत जो है वो लगभग 1224 करोड़ रुपए है। सबमरीन ओएफसी लिंक चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के बीच 2x200 गीगाबाइट प्रति सेकंड और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीप के बीच 2x100 गीगाबाइट प्रति सेकंड की बैंडविड्थ प्रदान की गई है। मतलब कहने का ये है कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक आपको 2x200 गीगाबाइट का स्पीड मिलेगा पर सेकंड का, और पोर्ट ब्लेयर से जो उन अन्य 7 द्वीप हैं वहाँ पे आपको 2x100 गीगाबाइट यानी जीबी उसका बैंडविड्थ प्रदान किया जाएगा। फिर है कि नेटवर्क ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन ट्रेडिंग और पर्यटन को बढ़ाने में इस द्वीप की मदद करेगा। देखा जाए तो ये परियोजना भारत संचार निगम लिमिटेड जो बीएसएनएल है उसके द्वारा कार्यान्वित की गई है। भाई बीएसएनएल के द्वारा बैठाया गया। वैसे हमेशा फॉरेन कंट्रीज़ को बुलाया जाता था इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इस बार ये बीएसएनएल के द्वारा किया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किया गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, जो कि मानव और हाथी टकराव का एक राष्ट्रीय पोर्टल है। और राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है कि वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और यही समय पर मानव हाथी टकराव को निपटान का प्रबंधन भी करेगा। देखा जाए तो साथ ही साथ इस पोर्टल का डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। वर्तमान में लगभग 50 से 60 हज़ार एशियाई हाथी हैं, जिसमें से 60% भारत में है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अटल इनोवेशन मिशन और डेल टेक्नोलॉजीज ने सेप 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देखा जाए तो सेप 2.0 का फुल फॉर्म होता है आपको स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का दूसरा संस्करण। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो डेल टेक्नोलॉजीज के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अटल टिंकरिंग लैब के युवा इनोवेटर्स के लिए स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 का ये दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। और देखा जाए तो डेल टेक्नोलॉजीज के साथ प्रोग्राम का सहयोग छात्र नवाचार को डेल स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम करने में मदद करेगा, और साथ ही कार्यक्रम के तहत छात्र स्वयंसेवकों को संरक्षण, समर्थन, प्रोटोटाइप और परीक्षण समर्थन प्राप्त होगा। अतः उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया, बौद्धिक संपदा पंजीकरण और विचारों, प्रक्रिया और उत्पाद के पेटेंट, विनिर्माण समर्थन और साथ ही बाजार में उत्पाद का
लॉन्च समर्थन। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि मेघ। और कृषि मेघ में देखा जाए तो ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि मेघ को लॉन्च किया गया है वर्चुअली। और साथ ही मंत्री ने उच्च कृषि शिक्षण संस्थान के लिए केवीसी एलुनेट कृषि विश्वविद्यालय छात्र पूर्व छात्र नेटवर्क और ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। देखा जाए तो कृषि में एक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली जिसे कहते हैं NRIS की डिजिटल कृषि की सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं के आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेंगे। और देखा जाए तो राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ये कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षा प्रदान करने में समग्र उद्देश्य के साथ राष्ट्र में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देगा। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सार्थक को लॉन्च किया गया। सार्थक जो है वो एक अपतटीय गश्ती पोस्ट है और जिसको भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 13 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। और OPV सार्थक 5 OPV श्रृंखला के ये चौथे स्थान पर है और इसे मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया WGDP विमेंस कनेक्ट चैलेंज। WGDP का फुल फॉर्म है विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी। चलिए इसमें डिटेल देखें तो रिलायंस फाउंडेशन ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी के साथ मिलकर देश भर में WGDP विमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया। और भारत में WGDP विमेंस कनेक्ट चैलेंज लिंग विभाजन के साथ डिजिटल डिवाइड के अंतर को कम करने के लिए किया गया है शुरू। और देखा जाए तो वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी की पहल जो है वो पहली बार फरवरी 2019 में व्हाइट हाउस के द्वारा शुरू किया गया था। और WGDP विमेंस कनेक्ट चैलेंज निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले दृष्टिकोणों की सहायता करेगी जो लिंग डिजिटल विभाजन को बंद करने और व्यापार के अवसर का विस्तार करने के साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। चलिए मूव करें अगले टॉपिक की ओर। चलिए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक आता है महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार बने श्रीलंका के प्रधानमंत्री। देखा जाए तो महिंद्रा राजपक्षे जो हैं वो श्रीलंका पीपल्स पार्टी के एक 74 वर्षीय नेता हैं जो कि महिंद्रा राजपक्षे ने ये चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और देखा जाए तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वह है गोटाबाया राजपक्षे और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। और इसमें एक बात है कि गोटाबाया राजपक्षे जो हैं वो महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई हैं और वो राष्ट्रपति हैं। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है पेरू के नए प्रधानमंत्री। तो पेरू के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो है वाल्टर रोजर मार्टिस रुइज। और ये जो थे ये पहले आपको रक्षा मंत्री थे और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष भी थे। और देखा जाए तो पेरू के जो राष्ट्रपति हैं वो है मार्टिन विज़करा और इन्होंने नियुक्त किया है नए प्रधानमंत्री को। और ये जो प्रधानमंत्री बने हैं वाल्टर रोजर मार्टिस रुइज इन्होंने स्थान लिया है पेड्रो अल्वारो कैटरियानो बैलिडो की। और ये शपथ ग्रहण हुआ था लीमा के गवर्नमेंट पैलेस में। और लगभग 3 सप्ताह में ये दूसरा मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया है। देखा जाए तो पेरू की राजधानी है लीमा और वहाँ की मुद्रा है पेरू सोल। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रूस कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बना। देखा जाए तो रशिया सक्सेसफुली रजिस्टर्ड स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 भी कहा जा सकता है इसे कोविड-19 वैक्सीन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की घोषणा की। और देखा जाए तो वैक्सीन को गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2021 को जनता को वैक्सीन ये उपलब्ध कराया जाएगा। और भारत
उन 20 देशों में शामिल है जिन्होंने टीका प्राप्त करने में रुचि व्यक्त की है। चलिए अगला टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंड्रो लुकाशेंको ने 6ठी बार जीता राष्ट्रपति चुनाव। और देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले थे अलेक्जेंड्रो लुकाशेंको, और ये इस चुनाव में 80.23% मत हासिल करके उन्होंने ये कार्यकाल 6ठा बार जीत हासिल की है। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे, जिसका नाम है स्वेतलाना तचनोस्काया, और उन्होंने मात्र 9.9% वोट ही उन्हें मिले। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री। मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री बना है मोहम्मद ओल्ड बिलाल। इसे मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और देखा जाए तो मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद ओल्ड बिलाल की नियुक्ति ये पूर्व प्रधानमंत्री इस्माइल ओल्ड शेख सीरिया और उनकी पूरी सरकार के इस्तीफा के बाद बनाई गई है। और देखा जाए तो मॉरिटानिया की जो राजधानी है वो है नौकास्ट, और मॉरिटानिया की मुद्रा है मॉरिटानियन ओगिवा। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है बेरूत भीषण बंदरगाह विस्फोट के बाद लेबनान की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। देखा जाए इस टॉपिक की डिटेल में तो लेबनान के प्रधानमंत्री हसन द्वीब और उनकी पूरी सरकार ने बेरूत में जो 4 अगस्त को जो विशाल विस्फोट हुआ था उसके कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पूरी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। और देखा जाए तो ये इस्तीफा लेबनान में सार्वजनिक तौर पर फैले आक्रोश और लेबनानी सरकार पर आपदा को रोकने में उनकी विफलता के चलते दिया गया। इसमें कुल 160 लोगों की मृत्यु हो गई और 6000 घायल हुए थे, और लगभग 20 लापरवाही के बाद आपदा में लापता हो गए। चलिए अगला टॉपिक देखें। नेक्स्ट है यूएई और इजराइल के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता। देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की थी इजराइल और यूएई के बीच, और इसमें ये ऐतिहासिक समझौता हो पाया। देखा जाए तो इसके तहत क्या हुआ कि इजराइल वेस्ट बैंक के इलाकों में फिलहाल अपनी गतिविधियां रोक देगा, और वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का पूर्वी भाग है जिस पर इजराइल ने 1967 में कब्जा कर लिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया है, और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने भी ट्विटर पर समझौते की जानकारी दी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला टॉपिक आता है पेटीएम ने लॉन्च किया भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस। पीओएस हो गया आपको पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। चलिए देखा जाए तो पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत का एक पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस, जिसे कहते हैं पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पॉस, लॉन्च किया है। और देखा जाए तो कंपनी का जो लक्ष्य है वो अगले कुछ महीनों के भीतर 2 लाख से अधिक उपकरणों को जारी करना और प्रति माह 20 मिलियन से अधिक लेन देन को सक्षम बनाने की है। चलिए अगला टॉपिक है पॉजिटिव पे सुविधा। पॉजिटिव पे सुविधा जो है वो आरबीआई ने 50,000 रुपये से या उससे अधिक मूल्य के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। और इसमें देखा जाए तो ये सुविधा जो है वो चेक के जरिए होने वाली जो धोखाधड़ी है उसे रोकने के लिए की गई है। और इसमें वॉल्यूम के हिसाब से जो करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपये की सीमा के दायरे में होंगे। चलिए वो करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए गठित की केवी कामत समिति। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्ति के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों को सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर केवी कामत के अंतर्गत में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। और समिति अपनी सिफारिशें आरबीआई को देगी और जिसे आरबीआई संशोधित करके 30 दिनों में अधिसूचित करेगा। देखा जाए तो समिति के अन्य सदस्य दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहर और अश्विनी पारेख
जो कि रणनीति सलाहकार होंगे, और भारतीय बैंक संघ के जो सीईओ हैं पैनल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। मूव करते हैं हम लोग पुस्तक और लेखक की ओर, जिसमें पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या, और ये नीना राय के द्वारा लिखा गया है। और ये पुस्तक जो है ये शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदू के जीवन और समय को समझाने में मदद करेगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। ये नवंबर में रिलीज होने वाली है। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए मूव करते हैं अगला टॉपिक नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट्स की ओर, जिसमें पहला आता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो सीआरपीएफ है, उसके नए महानिरीक्षक बने हैं पीएस रानीपसे। और नेक्स्ट है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए जो सीईओ हैं और एमडी हैं वो है हरदयाल प्रसाद। चलिए अगला है कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष, तो ये है हर्ष कुमार भनवाला। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इसके नए अध्यक्ष बने हैं प्रमोद भसीन। फिर आते हैं सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड जो कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड है, उसके द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल के नए अध्यक्ष बने हैं सोमा मंडल। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष, तो ये नियुक्त हुए हैं सुभाष स्योरान मुंद्रा, जिसे एसएस मुंद्रा भी कहा जाता है। चलिए अगला टॉपिक देखें। नेक्स्ट आता है पुरस्कार या सम्मान। इसमें देखा जाए तो खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पुरस्कार दिया गया है द हंटिंगटन पोस्ट इंडिया के नितिन सेठी को, और ये 8 अगस्त 2020 को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का अवार्ड जो खोजी पत्रकारिता के लिए इन्हें प्राप्त किया गया है। और देखा जाए तो नितिन सेठी ने चुनावी बॉन्ड पर पैसा पॉलिटिक्स शीर्षक वाला उनकी 6 भाग का एक श्रृंखला जो 2 लाख रुपए का पुरस्कार जीता है। और देखा जाए तो नेक्स्ट है पत्रकारिता में केपी। नेक्स्ट है जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक 2020, और ये दिया गया है पुलिस वालों को। देखा जाए तो साल 2020 का जो कुल 121 पुलिस कर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो है अपराध की जांच के उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा देना और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में इस तरह की उत्कृष्टता का पहचान करना। चलिए देखा जाए तो पदक प्राप्त करने वाले जो विजेताएं हैं जो पुलिसकर्मी हैं उनकी संरचना किस प्रकार है, तो वो है कि 15 पुलिसकर्मी आपको सीबीआई से हैं, 10 पुलिसकर्मी आपको मध्य प्रदेश पुलिस से हैं, फिर 10 पुलिसकर्मी महाराष्ट्र पुलिस से हैं, 8 पुलिसकर्मी आपको उत्तर प्रदेश से, 7 पुलिसकर्मी केरल से और 7 पुलिसकर्मी पश्चिम बंगाल से हैं। और इस पदक के लिस्ट में अगर देखा जाए तो 21 महिला पुलिस वाले हैं जिन्हें इस पदक से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखें। नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड, तो ये दिया गया है द हिंदू के शिव सहाय सिंह को 8 अगस्त 2020 को, और एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म को प्राप्त किया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखें। नेक्स्ट आता है फोर्ब्स पत्रिका की सूची जिसमें है द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020। इसमें देखा जाए तो साल 2020 का जो सबसे महंगा एक्टर्स का सूची में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार वर्ष 2020 के शीर्ष 10 दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में शामिल हो गए हैं, और इन्होंने 2020 में कुल 48.5 मिलियन डॉलर के अर्जित किया है, और ये एकमात्र भारतीय स्टार हैं इस लिस्ट में। और ये सूची जो है वो 1 जून 2019 से आपको 1 जून 2020 के बीच की कमाई पर ध्यान रखकर बनाया गया है, और जिसमें पहला स्थान पे आता है आपको ड्वेन जॉनसन जो है 87.5 मिलियन डॉलर। अगर आप ड्वेन जॉनसन को नहीं जानते तो आप ये जान लीजिए कि एक भूतपूर्व रेसलर है जो WWE में द रॉक के नाम से जाने जाते हैं।
उसी में देखा जाए तो भारतीय एक्टर जो हाईएस्ट पेड एक्टर है वो है अक्षय कुमार और ये 6ठे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार। और ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के जो विजेता की घोषणा कर दी गई है और जिसमें इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति और एग्री और आईटीसी लिमिटेड के ग्रुप बिजनेस के प्रमुख शिव कुमार सुरमपुद्दी भी शामिल हैं। और अन्य विजेता में आपको पद्म भूषण विजय भाटकर, पद्मश्री एसपी वर्मा, विलास सिंधे जो कि निदेशक सह्याद्री फार्म के हैं, और कोसम राजामौली तेलंगाना के गंगा देवी पल्ली के पूर्व सरपंच, और फिर ब्रिगेडियर पोगुला गणेशम, फिर है पाल सुरजाना के संस्थापक और गोविंदा गुजल चुल्लू शामिल हैं। चलिए आगे देखें अगला टॉपिक। अब मूव करते हैं हम लोग विविध की ओर। विविध में देखा जाए पहला टॉपिक तो पहला है कवकास 2020 अभ्यास। कवकास को हम लोग कॉकसस 2020 के नाम से भी जानते हैं। देखा जाए तो भारत रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना रशियन कवकास 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा। और देखा जाए तो भारतीय दल से 150 सैन्य कर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। और कवकास 2020 जिसे कॉकसस 2020 के नाम से भी जाना जाता है में हिस्सा लेने का निमंत्रण चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के एससीओ सदस्य देशों को अलावा 18 देशों को ये निमंत्रण भेजा गया है। चलिए नेक्स्ट है जीआई टैग। नेक्स्ट टॉपिक है जीआई टैग जिसे कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और ये दिया गया है गोवा की पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान है खाजे और मसालेदार हरमल मिर्च को, और इसके साथ साथ मिंदोली केला जिसे मोयरा केला भी कहा जाता है, इन तीनों को जीआई टैग दिया गया है। और खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थ में रखा गया है और मोयरा केला को क्लास 31 के तहत जीआई टैग में शामिल किया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निधन। निधन में आता है पहला नंदी येलैया। नंदी येलैया जो है वो पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना में 8 बार सांसद रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। फिर अगला है मनीतोबी सिंह। ये भारत की पूर्व डिफेंडर और मोहन बगान का कप्तान और हिंदुस्तान एफसी टीम का हिस्सा थे। ये फुटबॉल खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है राहत इंदौरी। राहत इंदौरी जो थे वो प्रख्यात उर्दू शायर हैं और वो एक बॉलीवुड गीतकार भी थे जिन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस में एम बोले तो गाना का लेखक हैं और इस फिल्म के नींद चुराई मेरी के लेखक हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले हर सोशल साइट पे एक डायलॉग फेमस हुआ था, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये भी इन्हीं के कविता का बोल था। नेक्स्ट है पीके मुथुसामी। ये दिग्गज तमिल फिल्म गीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है जीके मेनन। जीके मेनन जो है वो जाने माने वरिष्ठ खेल पत्रकार थे जिनका निधन हो गया। आगे देखते हैं चुनकड़ा रामनुकुट्टी। ये मलयालम कवि गीतकार जिनका 76 फिल्मों में 215 से अधिक गीत लिखे और इन्होंने 2015 में केवल संगीत नाटक अकादमी के गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है दिवस। दिवस में पहला आता है आपको 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी या मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया गया और इस वर्ष का जो विषय था वो था कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल्स रेजिलेंस। नेक्स्ट है 10 अगस्त। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मतलब वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया गया। और इसे देखा जाए तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ये हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मंत्रालय ने इस अवसर पर जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। नेक्स्ट आता है 12 अगस्त। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया और इसका थीम था जो 2020 के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है वो है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट आता है 13 अगस्त। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया। देखा जाए तो अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद
लोगों को अंग दान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगला टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर। खेलकूद में पहला आता है आईसीसी T20 विश्व कप। देखा जाए तो कोविड-19 के कारण जो स्थगित हुआ है आईसीसी मेंस T20 विश्व कप, उसको साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की पुष्टि की गई है। मतलब कि जो 2020 में होने वाला था वो अब 2022 में होगा और ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। और योजना के अनुसार देखा जाए तो आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2021 का मेजबानी भारत ही करेगा। फिर आता है आईसीसी। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर साल 2022 फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित कराने का फैसला किया है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के केएन अंथापद्मनाभान आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल हुए हैं और ये चौथे भारतीय हैं जिन्हें एलिट पैनल में शामिल किया गया है। अभी हाल ही में नितिन मेनन को शामिल किया गया था जो कि तीसरे थे, और इसके बाद अब चौथे हो गए हैं केएन अंथापद्मनाभन को भी इस आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखें। नेक्स्ट है 70वां एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स और इसमें रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने 70वां एनिवर्सरी गोल्ड ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर ली है और इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन और तीसरे स्थान पे है मर्सिडीज के ही वाल्टेरी बोटास। तो चलिए हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और आप हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जो कि आपको प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2020 का होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।